एटॉमिक मॉडल कंटिन्यू करते हैं अपन, बोर्स एटॉमिक मॉडल है ना। हम उसमें कल एनर्जी वाला फॉर्मूला जो है ड्राइव कर लिया था, वो हमने कल एनर्जी वाला फॉर्मूला ड्राइव कर लिया था, है ना। तो आज अपन उसको आके कंटिन्यू कर लेते हैं। राइट, सी एनर्जी का हमने जो फॉर्मूला निकाला था पहले, तो एक बार वो देख लो। हमने सारे ट्रेंड तो लिख ही लिए थे। En का जो हमने फॉर्मूला निकाला था, इट वाज En इक्वल्स माइनस 13.6 into z square by n square. This is energy in electron volt for one atom. तो अगर किसी एटम का कोई इलेक्ट्रॉन, किसी एटम का एटॉमिक नंबर है z, उसमें कोई इलेक्ट्रॉन nth ऑर्बिट में होगा, तो उसकी टोटल एनर्जी अपन इस फॉर्मूले से निकालेंगे। ठीक है ना, टोटल एनर्जी अपन इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करके निकालेंगे। राइट, अब अपन ने फिर ये डिफरेंट ऑर्बिट्स में एनर्जी निकाल के देखी थी। हमने ट्रेंड देखा था, दैट ट्रेंड वाज कि अगर एनर्जी वाइज बात करें तो इट इंक्रीजेस एंड वी इंक्रीज एन। ऑर्बिट का नंबर बढ़ता है तो एन की वैल्यू बढ़ती है, ऑर्बिट का नंबर बढ़ता है एन की वैल्यू बढ़ती है। और हमने बाकी एनर्जीज भी देखी थी, काइनेटिक एनर्जी, एन की वैल्यू बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी कम होगी, एन की वैल्यू बढ़ेगी तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी ना। उसमें हमने सारे ट्रेंड देख लिए, एनर्जी कब बढ़ेगी कब कम होगी ये समझ लिया। फिर अपन को अब एनालिसिस ये करना था, जो अपन ने बात खत्म अपनी लास्ट क्लास में करी थी, वो ये कि जो एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन की सबसे कम तो फर्स्ट ऑर्बिट में है, और जैसे जैसे ऑर्बिट का नंबर बढ़ता है वो एनर्जी बढ़ती है। तो अगर हमको वो बढ़ी हुई एनर्जी वाले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन को लेके जाना है तो कैसे लेके जाएंगे। तो देखो, इसका एनालिसिस, सारा जो एनालिसिस है वो होता है एक डायग्राम बना के, दैट इज कॉल्ड एज एनर्जी लेवल डायग्राम। एनर्जी लेवल डायग्राम, देखो मैं एनर्जी लेवल डायग्राम बना के दिखाऊंगा, अपन डिस्कस करेंगे ना। अभी अपन ये डायग्राम हाइड्रोजन एटम के लिए बना रहे हैं, ठीक है। इट कैन बी डन फॉर एनी एटम विथ एटॉमिक नंबर z। समझने के लिए हाइड्रोजन एटम के लिए कर लो, बट इट कैन बी डन ऑन एनी एटम where Bohr's atomic model is applicable, such as hydrogen, He plus ion, Li2 plus ion, beryllium 3 plus ion, or any other atom which contains single electron only. बात समझ आ रही है क्या बोल रहा हूं मैं, कि अपन जो डायग्राम पढ़ रहे हैं वो पढ़ तो H के लिए रहे हैं, पर किसी भी एटम पे लगा सकते हो जिसका एटॉमिक नंबर तुमको पता है और उसका उस पर बोर मॉडल एप्लीकेबल है ना। क्या होता है इस बेसिक डायग्राम का लॉजिक, तो अपन इसको बोलते हैं एनर्जी लेवल डायग्राम। इस डायग्राम में एनर्जीज को लेवल्स की तरह दिखाया जाता है, जैसे जहां पर एनर्जी सबसे कम है, कहाँ सबसे कम होती है, फर्स्ट ऑर्बिट। फर्स्ट ऑर्बिट। उसको एक नाम और दिया था, ग्राउंड स्टेट। फर्स्ट ऑर्बिट या ग्राउंड स्टेट में जो एनर्जी है वो सबसे कम है। तो अपन ने यहाँ पे लिखा, एक लेवल बनाया, एक लाइन बनाई, n इक्वल टू 1। यहाँ नहीं लिखते यार, यहाँ लिखते हैं n इक्वल टू 1। दिस इज फर्स्ट ऑर्बिट या ग्राउंड स्टेट ऑफ एन एटम। इसमें जब इलेक्ट्रॉन होगा, तो हमने वैल्यू भी निकाली थी फॉर हाइड्रोजन एटम, दिस इज E1 इक्वल्स माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। E1 इक्वल्स माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये एक लेवल है, जो एनर्जी का अपन ने लेवल दिखाया वो एक लाइन है। इसको लेवल कैसे बोल रहे हैं, डायग्राम एनालिसिस ऑफ व्हाट, ऑफ एनर्जी ऑफ एटम, एनर्जी के लेवल का एनालिसिस। हम इस डायग्राम में क्या एनालिसिस करेंगे कि अगर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ये वाली लेवल पर है, तो क्योंकि वो सबसे कम है तो ये लेवल नीचे आएगा,
और अगर अपन सेकेंड ऑर्बिट बनाए तो सेकेंड ऑर्बिट में वैल्यू ज्यादा थी, सेकेंड ऑर्बिट में एनर्जी थी -3.4 विच इज मोर। तो बाय दैट लॉजिक क्योंकि वो एनर्जी ज्यादा है, ये लेवल डायग्राम में ऊपर बनेगी। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी अगर यूनिट ना लिखूं तो अज्यूम इट इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट E2। तो ये अपनी सेकेंड लेवल आ गई। इसमें अगर अपन बोले कि ये एनर्जी लेवल डायग्राम है तो इसमें सेकेंड एनर्जी को ज्यादा है इस लॉजिक से ऊपर बनाया है। जैसे फ्लोर्स होते हैं तो जो सेकेंड फ्लोर है जहां पर पोटेंशियल एनर्जी समाव ज्यादा होती है वो ऊपर होता है, तो वैसे ही उसी लॉजिक से डायग्राम है। सबसे कम एनर्जी का लेवल सबसे नीचे, ज्यादा एनर्जी का लेवल ऊपर और एनर्जी का लेवल और ऊपर एंड सो ऑन चलते जाएंगे। पहली चीज तो इसमें कि हमने जो एनर्जी लेवल डायग्राम है उसमें सबसे कम एनर्जी के लेवल को सबसे नीचे दिखाया विच इज लॉजिकल। ज्यादा एनर्जी है तो लेवल ऊपर करा, और ज्यादा एनर्जी है तो लेवल और ऊपर करेंगे, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट लेवल कौन सा आएगा, n=3, उस पे एनर्जी होती है -1.51। तो मैंने ये बनाया -1.55। यहाँ पे अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा कि अगर अपन यहाँ ध्यान से देखें तो लेवल 1 और 2 के बीच में ये जो गैप था इतना, लॉजिकली अगर अपन बोले कि 2 के बाद लेवल 3 है तो लेवल 3 यहाँ बनना चाहिए था, यहाँ है ना, 1 से 2 ऊपर, 2 से 3 ऊपर, पर हमने यहाँ पर जो लेवल 3 है उसको पास में ही बना दिया। अब इसका लॉजिक क्या है, देखो लॉजिक वाज कि अगर एनर्जी ज्यादा है तो ऊपर बनाओ, पर फिर अपन इसमें केवल लेवल ना दिखा के एक चीज पे फोकस और करते हैं, दैट फोकस इज इन लेवल्स के बीच में एनर्जी का डिफरेंस, इन लेवल्स के बीच में एनर्जी का डिफरेंस। डिफरेंस से क्या मतलब है मेरा, तो अगर अपन देखें एनर्जी इन लेवल 2 और एनर्जी इन ऑर्बिट 2 इज मोर देन एनर्जी इन ऑर्बिट 1। ऑर्बिट 2 में एनर्जी 1 से ज्यादा है, ऑर्बिट 2 में यस एनर्जी, सर। अगर कोई बोले कि बताओ Yes, sir. कितनी ज्यादा है, तो 2 की एनर्जी 10 में से 1 something. घटा दो, 2 की Point. एनर्जी में से 1 घटा दो, डेल्टा यानी कि चेंज इन एनर्जी बिटवीन 1 एंड 2, डिफरेंस निकालना है अपन। तो अपन इसको बोलेंगे अच्छा 2 और 1 के बीच का डिफरेंस चाहिए तो E2 माइनस E1। अच्छा मैं इसमें E2 माइनस E1 क्यों कर रहा हूँ, E1 माइनस E2 क्यों नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि E2 में जो एनर्जी है क्या है, ज्यादा है, ज्यादा में से छोटा घटाओगे तो पॉजिटिव आएगी, छोटे में से ज्यादा घटा दोगे, छोटे में से बड़ा नंबर घटाओगे तो नेगेटिव आ जाएगी, है ना। तो मैंने E2 ली वैल्यू, मैंने वैल्यू रख दी -3.4 और ये माइनस साइन ये वाला और -13.6। माइक ऑफ करो, ये 10.2 एनर्जी आ गई। ऐसे ही अगर कोई बोले अच्छा 2 और 3 के बीच का डिफरेंस क्या है, तो डेल्टा E23 E3 माइनस E2 -1.51 माइनस ऑफ 3.4 1.89 प्लस के साथ। पहले वाले डेल्टा ई के नीचे क्या लिखा है? 1.89 इज द डिफरेंस बिटवीन लेवल नंबर 2 एंड 3। तब यहाँ देखना कि 1 और 2 के बीच का डिफरेंस सब दिख जाएगा, शांत रहो। 2 और 3 के बीच में जो डिफरेंस है वो है 1.89, 1 और 2 के बीच में डिफरेंस है वो 10.2। तो कौन सा डिफरेंस ज्यादा है, 1 और 2 के बीच का, 2 और 3 के बीच का डिफरेंस कम है, 3 की एनर्जी ज्यादा पर 3 और 2 में डिफरेंस कम। तो मैंने क्या करा, लेवल 3 बनाते टाइम इसको ऊपर बनाया क्योंकि एनर्जी ज्यादा थी, और पास बनाया क्योंकि डिफरेंस कम है, ठीक है, क्योंकि डिफरेंस कम है ना। दिस इज डेल्टा E12, मतलब 1 और 2 के बीच की एनर्जी, 1, 2 लिख लो, एरो लगा लो,
एंड दिस इज डेल्टा E23, 2 और 3 के बीच का डिफरेंस, राइट। सो ये अपन ने 2 के बीच के बिना एनर्जी लिख दी। बोर्ड ब्लर हो रहा है क्या? नो सर। No, sir. Yes, sir. No, sir. सर No, sir. सर रीडेबल है। चलो अब क्लियर हुआ क्या बोर्ड? यस सर। अभी और ब्लर हो गया सर। हाँ सर, और अभी blur ब्लर हो हो गया। sir. सर अब ब्लर हो सही था। क्या था सर पहले सही था। सर ठीक है। सर हो जाएगा। हाँ सर, रीडेबल है। रीडेबल तो है कम से Sir, मैंने लीव करके ज्वाइन करा तो सही हो गया है। जस्ट अ सेकंड, जस्ट Yes, sir. 4K 60p में। ठीक है बेटा, ठीक है, धन्यवाद। अपन इस केस में देखो 2 चीजें बोल रहे हैं। एक तो ये जो लेवल 3 अपन बना रहे हैं, 2 चीज का ध्यान रख रहे हैं कि एक तो इसको अपन लेवल 2 के पास बना रहे हैं। ऐसा क्यों? मतलब रिलेटिवली पास। ये जो डिफरेंस था 1 और 2 के बीच का, ये ज्यादा था, और 2 और 3 के बीच का डिफरेंस है कम, तो इसलिए 3 वाले लेवल को 2 के पास बनाया। दूसरा, ऊपर तो बनाना ही है। क्यों बनाना है? क्योंकि 3 की जो एनर्जी है वो 2 से ज्यादा है। तो अपन एनर्जी लेवल डायग्राम बनाते टाइम ये चीजें शो करते हैं कि जब अपन एनर्जी को लेवल की तरह दिखाएंगे तो जो बड़ा लेवल है वो ऊपर, और बड़ा लेवल और ऊपर, एंड सो ऑन। और जब अपन इसमें डिफरेंसेस दिखाएंगे तो जैसे जैसे डिफरेंसेस कम होता जाएगा अपन उन लेवल को पास पास बनाते जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पर n = 4 बनाऊं तो ये देखो मैंने और पास बना दिया। इसकी एनर्जी E4 इज -0.85 होती है। डिफरेंस की अगर अपन बात करें 0.85 और 0.51, इसमें 0.66 का डिफरेंस है। जीरो 0.66 का डिफरेंस है। तो 0.66 का ये जो डिफरेंस है ये और कम हो गया, यानी लेवल और 5 बना। अच्छा, अब इसके बाद अपन और एनर्जी शो नहीं कर रहे, सिंपली अपन ये बोल रहे हैं कि अगर मैं और एनर्जी लेवल बनाऊंगा तो जैसे अगर अपन बोले कि n = 1 से 2 यहाँ, तो बाय डिफॉल्ट ऐसा लगेगा कि 2 के बाद 3 यहाँ, 4 यहाँ, 5 यहाँ, और एटम तो बाहर ही निकल जाएगा ये तो बोर्ड के। पर हो क्या रहा है कि 2 से 3 पास में आया, 4 और पास में, 5 और पास में, 6 और पास में। तो थोड़ी सी देर बाद ही क्या होगा, लेवल बनाते बनाते क्या बन जाएगा, लास्ट लेवल बन जाएगा, n = इंफिनिटी। इस लास्ट लेवल पे एनर्जी क्या होती है? 0. लास्ट ऑर्बिट, एटम के बाहर इलेक्ट्रॉन निकला, एनर्जी इंफिनिटी पे 0। तो ये अपन ने पूरे लेवल्स दिखा दिए, मतलब जो हमें मन करा दिखा दिए। फिर बनाने को 5, 6, 7, 8, 10, 15 जो भी बनाना है बनाते रहो। अब मैंने एक बार एनर्जी लेवल डायग्राम बना लिया। लॉजिक बार बार रिपीट कर रहा हूँ, 2 लॉजिक हैं। पहला कि हमको हायर लेवल को ऊपर बनाना है क्योंकि एनर्जी ज्यादा है। ऊपर एनर्जी मतलब एनर्जी ज्यादा, ऊपर लेवल मतलब एनर्जी ज्यादा, नीचे लेवल मतलब एनर्जी कम। दूसरा, अगर एनर्जी लेवल्स के बीच का डिफरेंस कम है तो उनको पास दिखाना है। 1 और 2 से 2 और 3 क्यों पास हैं? क्योंकि डिफरेंस छोटा है। 3 और 4 और पास है क्योंकि और छोटा है। 4 और 5 और पास बनेंगे क्योंकि डिफरेंस और छोटा होगा। ठीक है, ये एटम में एक्चुअली होता है कि एज यू मूव अप द ऑर्बिट, जैसे जैसे ऑर्बिट का नंबर बढ़ता है एनर्जी तो बढ़ती जाती है, पर 2 कंसेक्यूटिव ऑर्बिट के बीच में, कंसेक्यूटिव का मतलब होता है एक के बाद एक, 2 कंसेक्यूटिव ऑर्बिट के बीच में डिफरेंस छोटा होता जाता है। ठीक है, मैं उसको अभी मैथमेटिकली प्रूव करके दिखाऊंगा। वैसे तो वैल्यू से दिख ही रहा है तो होना तो है ही, पर अपन प्रूव करके भी देखेंगे। यहाँ एक और चीज देखना कि मैंने यहाँ पर E2 और E1 के बीच का डिफरेंस निकाला, वैल्यू आई 10.2। कैसे निकाला ये डिफरेंस? डिफरेंस कैसे निकाला? दोनों की एनर्जी को बड़े माइनस में से करके। छोटू माइनस कर. सर बड़े में सर माइनस करके सब लगा लिया।
बड़े में से छोटा घटाया, एनर्जी डिफरेंस आ गया। अब ऐसा होगा कि क्वेश्चन करते टाइम, एनालिसिस करते टाइम भी अपन को बहुत बार ऐसे डिफरेंसेस निकालने पड़ेंगे। बोला 6वें और 7वें ऑर्बिट का डिफरेंस बताओ, 3रे और 5वें ऑर्बिट का डिफरेंस बताओ, तो तो ऐसे जब उसकी अपन डिफरेंस, एनर्जी याद तो होगी नहीं हम लोगों को। तुमको 4 एनर्जी याद रखना है, बाकी आ तो जाता ही है। देखो अपन सारे डिफरेंसेस निकालने के लिए क्या करते हैं कि इन जनरल अगर अपन बात करें 2 ऑर्बिट के बीच का डिफरेंस, तो बड़े ऑर्बिट की एनर्जी लिखो और उसमें से छोटे ऑर्बिट की एनर्जी को घटा दो, डिफरेंस आ गया। यही करना है। 2 में से 1 घटाया उसका डिफरेंस आया, 4 में से 3 घटाया उसका डिफरेंस आया, 3 में से 2 घटाया उसका डिफरेंस आया। तो अपन कन्वेंशन एक बना के रखते हैं, कुछ ना बोला हो तो हम 2 ऑर्बिट्स को बोलते हैं n2 एंड n1। अगर कुछ भी नहीं बोल रखा तो n2 इज अज्यूम्ड टू बी हायर ऑर्बिट। बड़ा ऑर्बिट, हायर ऑर्बिट, बड़ा ऑर्बिट। n1 इज अज्यूम्ड टू बी लोअर ऑर्बिट। अगर कुछ नहीं बोल रखा, मैंने नहीं बताया n2 क्या n1 क्या, तो तुम n2 को हायर ऑर्बिट बोलना, n1 को लोअर ऑर्बिट बोलना। और इस n2 n1 के बीच का डिफरेंस आएगा एक फॉर्मूले से। सिंपल सा वो फॉर्मूला होता है। कैसे कि अगर मैं बोलूं व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन हायर एंड लोअर ऑर्बिट, डेल्टा ई n1 n2, तो क्या करेंगे, इसको बोलेंगे N2 ई n2, हाँ ई n2 माइनस ई n1। ठीक है ना, ये कर देते हैं। लिखो फॉर्मूले में वैल्यूज रखो, ई n2 माइनस ई n1, यही करते हैं। तो दिस इज इक्वल टू ई n2 क्या होगा, -13.6 z स्क्वायर, किसी भी एटम के लिए तो z स्क्वायर ले लिया, ई ऑफ n2 स्क्वायर माइनस -13.6 इंटू z स्क्वायर ई ऑफ n1 स्क्वायर। ठीक है, इनको सिंप्लीफाई करेंगे, 13.6 z स्क्वायर, इसमें भी है इसमें भी है, ये माइनस माइनस प्लस हो गया और ये माइनस है, तो 13.6 z स्क्वायर ले लिया कॉमन। डेल्टा ई का फॉर्मूला, 2 ऑर्बिट के बीच की एनर्जी का फॉर्मूला, 13.6 z स्क्वायर 1 बाय देखो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 1/n1 स्क्वायर जो है पॉजिटिव का है और 1/n2 स्क्वायर नेगेटिव का, तो 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ये एनर्जी डिफरेंस का फॉर्मूला है। इसमें तुम्हें सिंपली n1 n2 रखना है। n1 n2 रखोगे तो जो n1 n2 तुम रखोगे उन 2 ऑर्बिट के बीच की एनर्जी आ जाएगी। अगर मैं इसमें n1 1 और n2 2 रखूं तो मतलब मुझे लोअर और हायर ऑर्बिट में n1 1 और n2 2 लेके एनर्जी निकालना है 1 और 2 के बीच में। अगर मैं यहाँ n1 1 और n2 2 रखूंगा तो व्हाट वुड बी डेल्टा ई की वैल्यू, डेल्टा ई क्या आएगा, क्या आना चाहिए हाइड्रोजन एटम के लिए? 1 13.6 into 3/4 10.2। ये पूछ रहा हूँ ना डिफरेंस कितना है, 10.2। n1 अगर छोटा ऑर्बिट अगर 2 रख दो और बड़ा ऑर्बिट n2 3 रख दो तो वैल्यू 1.89 3 और 4 रखोगे तो 0.66। 0.6 दिस इज ना अल्टरनेट तरीका निकालने का कि अगर तुमको एनर्जीज याद है तो बड़ी में से छोटी घटा दो। 4 और 2 का डिफरेंस निकालने को बोला, ऐसा नहीं कि कंसेक्यूटिव ऑर्बिट में डिफरेंस निकलेगा। बोला बताओ सेकंड और फोर्थ ऑर्बिट के बीच में डिफरेंस कितना होता है, तो या तो फोर्थ की एनर्जी यानी कि 0.85 में से 3.4 ये घटा दो, 2.55 आ जाएगी वैल्यू। और अगर नहीं है याद तो यहाँ पर छोटा ऑर्बिट यानी n1 2 और n2 4 जो भी दोनों के बीच का डिफरेंस आ जाएगा। This is applicable to all atoms in which Bohr model can be applied and use their atomic number Z। उनका एटॉमिक नंबर यूज करना है। Z मैंने यहाँ पर ओपन छोड़ा है, तुम हाइड्रोजन एटम है तो 1 लो, कोई और एटम है तो जो एनर्जी है वो ले लेना और जो Z है वो ले लेना।
राइट। तो ये फॉर्मूला जो डेरिवेशन है एंड देन इसको आगे यूज कैसे करना है समझ आ रहा है। अभी मैं यूज करके दिखाता हूँ, बट इन Yes, sir. समझ आ रहा है क्या करना है। Yes, sir. आ रहा है। हम्म। Yes, sir. अब देखो, जैसे अपन को एक फॉर्मूला मिल गया जिससे अपन किसी भी दो ऑर्बिट के बीच का एनर्जी डिफरेंस निकाल सकते हैं। अब अपना फाइनल डिस्कशन आया कि ठीक है, आपने दो ऑर्बिट के बीच का डिफरेंस निकालना तो सीख लिया। अपन को आ गया कि किसी भी इलेक्ट्रॉन को कहीं से कहीं भी जाना है तो कितनी एनर्जी का डिफरेंस है वो तो हमको पता है। अब बात करते हैं कि एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट से दूसरे में जाता कैसे है। तो लेट्स कंसीडर एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, लेट्स से हाइड्रोजन एटम। मैं सारा डिस्कशन हाइड्रोजन को बेसिस लेके कर रहा हूँ। व्हेनेवर यू वांट z की वैल्यू बदल दो, सारा डिस्कशन दूसरे एटम के लिए हो जाएगा। बात समझ आ रही है? तो क्या ऐसा नहीं करना है? क्या तो कंसीडर आपने बोला था ना, राइट? कंसीडर एटम, हाइड्रोजन एटम लेके चल रहा हूँ, Z1 लेके चल रहा हूँ। कुछ भी और Z होगा तो वैल्यूज चेंज होंगी, लॉजिक सेम रहेगा। तो मैंने हाइड्रोजन एटम में ग्राउंड स्टेट में n=1 में इलेक्ट्रॉन कंसीडर करा। ये इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में क्यों है? ये इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में क्यों है? क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन की यहाँ पर एनर्जी सबसे कम है एंड स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है। दिस मोस्ट स्टेबल इन दिस ग्राउंड स्टेट, इसलिए वो यहाँ पर है। ठीक है। अब अपन ने इस इलेक्ट्रॉन को इस ग्राउंड स्टेट से यानी कि n=1 से n=2 में लेके जाना है। तो मुझे बताओ कि जब इलेक्ट्रॉन n=1 से 2 में जाएगा, n=1 से 2 में जाएगा तो इसकी एनर्जी बढ़ेगी कम होगी? बढ़ेगी सर। बढ़ेगी। बढ़ेगी। एनर्जी n=2 में ज्यादा है ना? n=2 में एनर्जी ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन n=1 से 2 में जाएगा तो एनर्जी बढ़ेगी। अब इसके पास खुद के पास तो एनर्जी है नहीं, तो अगर इसकी एनर्जी बढ़ना है, -13.6 से -3.4 होना है, 10.2 अमाउंट से बढ़ना है, तो पक्के से इसको एनर्जी बाहर से मिलनी चाहिए। Yes. अगर उसके पास एनर्जी कितनी है अपनी -13.6 और उसको हमको बढ़ा के -3.4 करना है, यानी कि इतनी और एनर्जी चाहिए, तो कहां से आएगी? ऑब्वियसली बाहर से आएगी। तो बाहर से इसको अपन एनर्जी कैसे सप्लाई करेंगे? तो अब इसमें देखो आता है मेन पॉइंट कि ये इलेक्ट्रॉन ऐसे यहां से यहां जाता तो है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से सेकंड ऑर्बिट में जाता तो है, और जब ये जाता है तो इस केस में ये एनर्जी एब्जॉर्ब भी करता है। एब्जॉर्ब वर्ड क्यों यूज करा मैंने, समझ आ रहा है कि इसकी एनर्जी बढ़ रही है तो एनर्जी तो बाहर से मिलेगी। तो एब्जॉर्ब करने के या इसको एनर्जी देने के, मतलब हम इसको एनर्जी देंगे और इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। काफी सारे तरीके हो सकते हैं, जिसमें से दो कॉमन तरीके हैं। फर्स्ट इज जो अपन ने इतना सारा डिस्कशन करा था लाइट का, वो कि अगर इस इलेक्ट्रॉन को एक फोटोन विथ ईपी यानी कि एनर्जी 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टकराए तो क्या होगा? ये फोटोन 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एक फोटोन है, लाइट का एक सोर्स है जिससे फोटोन निकला एक 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। ये इस इलेक्ट्रॉन को टकराया, तो इस एनर्जी को इलेक्ट्रॉन अगर ले, जैसे जैसे याद है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में होता था, Yes, sir. मेटल का इलेक्ट्रॉन होता था, उसको अपन फोटोन देते थे, वो एनर्जी लेता था और एनर्जी लेके फोटोन हो जाता था एब्जॉर्ब, फोटोन गायब, इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा हायर ऑर्बिट में। बात समझ आ रही है कि अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन को 10.2 इलेक्ट्रॉन का फोटोन दूं, सर ब्लर हो रहा अगर है। मैं ब्लर हो रहा है, ब्लर यस सर, ब्लर हो रहा है। यस सर, ब्लर हो रहा है, और लैग भी हो रहा है। लैग भी हो रहा है। सर आपके रेड सिग्नल हो रहे हैं। समझ रहा हूँ मैं, कुछ हो तो रहा है। क्लियर हो सर गया। अब हो गया क्लियर। सब ब्लर है अभी भी। ब्लर है सर। क्लियर है सर, हमारे इसमें क्लियर है। सर क्लियर है। हाँ, सर अब क्लियर है सर। 2 हाँ, मिनट सर, वेट clear करो, है। क्लियर हो जाएगा सबके एंड से। 2 मिनट वेट करो, फोटोन हो से जाएगा। समझा दीजिए। तो Yes, sir, फोटोन clear. के बारे में अपन बोल रहे हैं
कि अगर इलेक्ट्रॉन को स्लोअर से हायर ऑर्बिट में जाना है मतलब एनर्जी इसको देना पड़ेगी, तो वो देने का तरीका है फोटोन। फोटोन होते हैं पार्टिकल ऑफ लाइट एनर्जी, लाइट के पार्टिकल जिनमें एनर्जी होती है। 10.2 एनर्जी का फोटोन इस इलेक्ट्रॉन के टकराए, इलेक्ट्रॉन उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और एब्जॉर्ब करके हायर एनर्जी के लेवल पे पहुंचेगा। ठीक है। अच्छा, जरूरी नहीं है कि इसको फोटोन ही टकराए, इसको एक ऐसा इलेक्ट्रॉन किसी और एटम का जिसके पास एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर 10.2 है वो टकरा जाए तो भी एक ही बात है, ये इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी इसको देगा और ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पहुंच जाएगा। तो ओवरऑल मैं कह ही रहा हूं कि अगर एक इलेक्ट्रॉन एटम के इलेक्ट्रॉन को हायर ऑर्बिट में जाना है, क्योंकि हायर ऑर्बिट में एनर्जी ज्यादा होती है, क्योंकि हायर ऑर्बिट में एनर्जी ज्यादा होती है, तो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी एब्जॉर्ब करना पड़ेगी। ओवरऑल बस मैंने इतना बोला, समझ आ रही है बात? Yes, sir. है ना? Yes, sir. हायर ऑर्बिट जहां एनर्जी ज्यादा होती है वहां जाने के लिए इलेक्ट्रॉन एनर्जी ऑब्जर्व करेगा। अब जितनी एनर्जी ज्यादा उतना हायर ऑर्बिट। अगर तुम वैल्यू वाइज बात करो तो लेट्स ट्राई एंड चेक कि n इक्वल टू 2 और 3 नहीं, n इक्वल टू 1 और 2 के बीच में डिफरेंस कितना है? 1 और 3 सॉरी 1 और 3 तो 1 पॉइंट ये 1.51 13.6 12 something. 12 12.09, जो कि इफ यू चेक 3 और 2 और 1 और 2 के बीच के डिफरेंस के सम के बराबर है। लेवल डायग्राम में ये भी होता है कि ये पूरा डिफरेंस ये डिफरेंस प्लस इस डिफरेंस के बराबर है। कोई बोले कि अपने घर में 2 फ्लोर हैं तो ग्राउंड से लेके सेकंड फ्लोर की छत है ना, नहीं ग्राउंड फ्लोर की छत और सेकंड फ्लोर की छत, तो ग्राउंड से लेके फर्स्ट फ्लोर की छत 20 फीट की ऊंचाई पे है और एक फ्लोर की हाइट 10 फीट है, तो दूसरा फ्लोर भी 10 फीट होगा। सिंपल सी चीज ना, कि अगर ये 10.2 है और ये 1.89 है तो इन दोनों को मिला दो तो जोड़ के आ गया 12.09। अब अगर ये फोटोन, ध्यान से देखना, इलेक्ट्रॉन जो फोटोन को एब्जॉर्ब कर रहा है, इफ इट वर 12.09 का फोटोन या इलेक्ट्रॉन के पास 12.09 एनर्जी होती तो इलेक्ट्रॉन ग्राउंड से कहां पहुंचता? Second. थर्ड ऑर्बिट। थर्ड जितनी एनर्जी दोगे, जिस डिफरेंस की एनर्जी दोगे, उस डिफरेंस के बराबर हाइट पे वो पहुंच जाएगा। सही, ये सर जो आपने इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन फर्स्ट वाला उसका फंक्शन 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वर्क फंक्शन कहाँ से आ गया बेटा? अभी नहीं आया वर्क फंक्शन, आएगा अभी नहीं। अभी हम सिंपली बोल रहे हैं कि आपको थोड़े ऊपर जाना है, उसमें एनर्जी लगती है, इतने ऊपर जाने के लिए 10.2 एनर्जी लगती है, तो वो दोगे यहाँ पहुंच जाएंगे। यहाँ तक जाने के लिए 12.09 एनर्जी लगती है, वो दोगे यहाँ पहुंच जाओगे। यहाँ से सीधा यहाँ तक जाने के लिए 12.09 और 0.66, so this is 12.75 एनर्जी लगती है। n इक्वल टू 4 और 1 के बीच का डिफरेंस 12.75 एनर्जी दोगे तो यहाँ से यहाँ पहुंच जाएंगे। तो जितना डिफरेंस है उतनी एनर्जी सप्लाई करो, उतनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा, उतने हायर ऑर्बिट पे पहुंचेगा। बोलो सर, अगर हमने ऐसी एनर्जी दी कि मतलब वो फर्स्ट ऑर्बिट पे, सब बताऊंगा। जो मैंने बताया वो समझ आया क्या? इसी में एक डाउट है सर। सर बोलो। सर फोटोन ने तो दी एनर्जी 10.2, तो समझ में, फिर इलेक्ट्रॉन को एनर्जी कैसे दे सकता है फिर 10.2? तुमने कभी पिटाई खाई घर पे आज तक? यस सर। खाई ना? पापा से खाई, मम्मी से खाई? दोनों से खाई। गजब। मैं सोच रहा था तुम बोलोगे तो शर्म तो आ रही होगी, पर कोई बात नहीं, होता है, मैंने भी बहुत खाई है। तो अब जैसे पापा जब तुमको चाटा मारते हैं, एनर्जी ट्रांसफर होती है, Yes. है ना? और थोड़ी एनर्जी उन पे बच जाती है, फिर अगले दिन कुछ करोगे तो और पड़ जाते हैं, या छोटा भाई बहन उसमें ही पड़ जाते हैं। वो इलेक्ट्रॉन से लेकर एनर्जी ट्रांसफर जैसा है ना? पढ़ते तो तब नहीं, तुम ऐसे माइंड मत करना, सबको समझ आ गया होगा। हाँ
सब अपनी वो मेमोरी रिकॉल कर रहे हैं, गाल पे हाथ चला गया अपने आप सबके। सर हाँ यस सर, यस सर। सर यस सर। डिफरेंस देखो बेटा, बस इतना आएगा, डिफरेंस बस इतना आएगा कि फोटोन जो है ना वो गायब हो जाएगा, क्योंकि उसके पास एनर्जी के अलावा कुछ नहीं है। वेयर इलेक्ट्रॉन जो है वो रहेगा, उसकी सारी एनर्जी खत्म हो जाएगी। इट इज अ मीडियम, इट इज अ वे टू ट्रांसफर एनर्जी। तुम बोलो इलेक्ट्रॉन फोटोन नहीं और कुछ, हाँ ठीक है, तुम तो गर्म कर दो, तुम तो कैसे भी इसको एनर्जी दे दो, बस तुम इसको 10.2 एनर्जी दोगे, यहाँ से यहाँ पहुंचेगा। कहने का मतलब ये है। और सर जो ये इलेक्ट्रॉन से एनर्जी थी, सर ये इलेक्ट्रॉन की अलग एटम का हो सकता है सर, कोई भी अलग किसी भी एटम का, कहीं से भी हो सकता है। अपन ने इसको मेटल पे लाइट मार के निकाला हो, वहां से निकलता निकलता आके हाइड्रोजन के एटम से टकराया, उसके पास 10.2 एनर्जी थी, हाइड्रोजन के एटम का इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में था, ये मेटल से इलेक्ट्रॉन निकल के आया, इससे टकराया, इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच गया। वो इलेक्ट्रॉन कहीं से भी आया, अपन को ये नहीं फर्क पड़ रहा कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया, हमें फर्क क्या पड़ रहा है कि इलेक्ट्रॉन पे एनर्जी कितनी है। इतनी एनर्जी से मेरा काम बनेगा तो यहाँ से यहाँ पहुंच जाऊंगा मैं। Yes, sir. फिर वो 10.2 ही क्यों, इसलिए ताकि वो इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट में पूछे। अब अगर अपन मान लो एनर्जी को बदलें, अब अपन देखो दो केस डिस्कस करेंगे, इस वाले केस में तो कुछ डाउट आना ही नहीं था, तुमने पूछ लिया, अच्छी बात है। नेक्स्ट केस जो है वो ध्यान से समझना, जो नेक्स्ट मैं चीज बताऊंगा, दैट इज कि ठीक है इलेक्ट्रॉन को 10.2 एनर्जी दोगे, इलेक्ट्रॉन से टकराने से दो, फोटोन से दो, कैसे भी दो, इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट में तो पहुंचेगा। पर सपोज है ना, मैं डायग्राम चेंज कर रहा हूं, ये वाला पार्ट नोट कर लिया सबने? यस यस सर। सर। सर देखो अब सारी कहानी ना इस डायग्राम में चलती रहेगी, ज्यादा कुछ और नोट करने को है नहीं। सर सारी जैसे कहानी सर ये अपनी- इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी ट्रांसफर है सर, ये मतलब वैसी है ना कि कोई भी चीज किसी से टकराती तो दूसरी भी मोशन में हो जाए, वैसे ही। एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, सिंपल एनर्जी ट्रांसफर। ओके सर। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगी तो इलेक्ट्रॉन तो बच जाएगा ना, पर आपने बताया अभी। हाँ तो इलेक्ट्रॉन रहेगा ना, इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करेगा, बट एनर्जी नहीं होगी। और अगर ज्यादा एनर्जी हुई तो बच भी सकती है एनर्जी, वो भी अपन देखेंगे। -13.6, -3.4, -1.1। जी अभी अपन ने यहाँ पे वही सेम डायग्राम, ये वाला सेम डायग्राम है, और ऑर्बिट बनाने का जरूरत नहीं है, बिल्कुल सिमिलरली जैसे पिछले केस में था। ये इलेक्ट्रॉन है, दिस इज इन ग्राउंड स्टेट n = 1। अब इसमें अपन दो केसेस की बात करते हैं। अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन को EP फोटोन मारूं 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, 10.2 का नहीं, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, तो क्या होगा? अब देखो नहीं 10.2 बदलेगा अगर होता, कुछ नहीं। अगर 10.2 होती तो ये सेकंड ऑर्बिट में पहुंचता, पर 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी तो कम है। जैसे वर्क फंक्शन में होता था कि अगर वर्क फंक्शन है 20 जूल, तो 20 जूल एनर्जी देंगे तब इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, उससे थोड़ी भी कम हो कोई फर्क नहीं पड़ता। बात याद है, ऐसा होता था ना? तो Yes, this is sir. Yes, similar. sir. भाई अगर इलेक्ट्रॉन को 2 में जाने के लिए 10.2 चाहिए तो 10 से तो कुछ ना होना, ये हो गई कैंसिल। ठीक है, 10.2 देंगे, ऑलरेडी डिस्कस करा, इलेक्ट्रॉन n = 2 में पहुंचेगा। 12.09 दिया, ऑलरेडी डिस्कस करा, इलेक्ट्रॉन n = 3 में पहुंचेगा। 12.75 जो कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस है, 12.75 निकाल के देखना, इनके बीच का डिफरेंस है, तो ये एनर्जी दोगे, इलेक्ट्रॉन n = 4 में पहुंचेगा। पर 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कुछ नहीं हुआ, मैंने कैंसिल कर दिया। फिर एनर्जी ऑफ फोटोन जो इससे टकराता है इज 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब चेक करो क्या होगा। यस सर, अब हो जाएगा सर। अब ये सेकंड 11 में जाएगा। नहीं रहेगा। वोल्ट बची रहेगी है ना, उसके अब ये सेकंड में चला 11 जाएगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना, ध्यान से आंसर करना, सोचना, जल्दबाजी नहीं। 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 10.2 से ज्यादा है, मतलब जो एनर्जी अपन सप्लाई कर रहे हैं वो तो ठीक है, ज्यादा है ना। तो जब जिसको भी लग रहा है, ध्यान से सुनना, फाइनल कंक्लूजन समझना, कि अगर मैंने इस EP 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के फोटोन को इसमें एब्जॉर्ब करवाया, तो ये इलेक्ट्रॉन को कितनी एनर्जी मिलेगी? 11 10.2 सर।
10.2 अब ध्यान से देखो, कुछ नहीं। दो चीज दिमाग में आएगी, या तो 11 मिलेगी या 10.2, तीसरा तो कुछ आ नहीं रहा। 10.2 एनर्जी इसको मिल नहीं सकती इससे, क्योंकि ये फोटोन है। फोटोन कैसा होता था, क्या एनालॉजी थी फोटोन की? एक आध तो सब पूरी एनर्जी देता है ना, तो कुछ नहीं देता। तो पूरी एनर्जी ट्रांसफर करेगा या बिल्कुल नहीं करेगा? तो 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी ट्रांसफर करेगा या नहीं करेगा, ये तो क्लैरिटी है सबको। यस सर। फोटोन है ना, तो इट कांट ट्रांसफर 10.2, भले ही चाहिए 10.2 है, पर वो तो कितनी ट्रांसफर कर सकता है? 11, या तो 11 या कुछ नहीं। और 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ट्रांसफर करेगा नहीं, क्यों? क्योंकि 11 से इलेक्ट्रॉन के पास जाने के लिए जगह नहीं है। अगर सेकंड ऑर्बिट में जाना है तो 10.2 दो, थर्ड में जाना है तो 12.09 दो। 11 से कहां जाएंगे? अब 11 से जाने के लिए 2 और 3 के बीच में कोई लेवल नहीं है ना, तो ये 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन एब्जॉर्ब होगा क्या? नो सर। नहीं होगा सर। सर लेकिन जब अपन इलेक्ट्रॉन को मतलब कि फोटोन देते थे एनर्जी जूल में, तो वो एब्जॉर्ब फोटो करके इलेक्ट्रिक उसकी इफेक्ट की बात मत करना, वो रिलेट मत करो। उसमें एक जो सबसे की डिफरेंस होता था फ्री इलेक्ट्रॉन्स कि इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर हो जाता था एटम से। यहाँ बाहर हो रहा है क्या? इस 11 से तुम इलेक्ट्रॉन को बाहर कर पाओगे क्या? नो सर। नहीं कर पाओगे तो कंपैरिजन नहीं है। सर हाँ, सर पर यहाँ पे फोटोन की जगह अगर कोई सा इलेक्ट्रॉन होता अभी अभी जो को बताया वो समझ आया। देखो, जब तक मैं ना बोल दूं कि अब कल मिलते हैं, जो जो बता रहा हूँ सुनते जाओ। उसमें डाउट है पूछो, मैं मना बिल्कुल नहीं करता डाउट्स के लिए, पर इसमें कुछ डाउट आया तो पूछो। सर मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन पे यहाँ पे फोटोन टकरा के वापस आ जाएगा। हाँ, दोनों केस में कुछ ना होना, बस आएगा टकराएगा, देख के हाँ बढ़िया बढ़िया तुम यहीं रहो, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, चलो वापस। ओके। ठीक है, क्योंकि वो फोटोन की एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं हो सकती। 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कहाँ जाएंगे? कोई जगह नहीं है। 10.2 होती तो बात थी, n=2 में जाते। यस सर। चलो, इसमें किसी को डाउट है कि ये दोनों फोटोन एब्जॉर्ब नहीं होंगे? नो सर। ठीक है, अब अपन एक एनर्जी और इंट्रोड्यूस कर देते हैं, दैट इज, अगर मुझे इस एटम से, या चलो उसको लास्ट में करेंगे, चलो नेक्स्ट केस लेते हैं। नेक्स्ट केस कि अब यहां पर तो अपने पास है इलेक्ट्रॉन, जो कि है जिनकी एनर्जी है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन पहले से 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का इलेक्ट्रॉन अगर इससे टकराए, ये जैसे 10.2 का टकराया था ना, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का इलेक्ट्रॉन अगर इससे टकराए तो कुछ होगा क्या? नो सर। अरे देखो, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पूरी एनर्जी वो दे भी दे तो जाने के लिए ऑर्बिट नहीं है। इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ आता है कि एक इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट में तभी जा पाएगा जब उसको डिफरेंस के बराबर एनर्जी मिले, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जैक्ट डिफरेंस के बराबर। ज्यादा भी ऑफर कर रहे तब भी देखो कुछ नहीं हो रहा, समझ आ रही है बात? ज्यादा भी ऑफर कर रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ कि भाई देखो 10.2 चाहिए तो 11 ले ले, बोले नहीं 10.2 ही लोगे, और वो प्रॉब्लम फोटोन की है कि 10.2 होती तो मैं ले लेता, 11 से मैं कहा जाऊं? समझ रहे हो बात? सर इस केस में अगेन द एनर्जी इज नॉट इनफ। 10.2 होती तो एब्जॉर्ब होती, नहीं है तो नहीं होगी, है ना? सर इलेक्ट्रॉन को एनर्जी ट्रांसफर करता है क्या? करता है ना, ये देखो कर रहा है, ये करा था, देखो ये देखो उचक के यहाँ चला गया था। हाँ सर ठीक है। अपेरेंटली अब करता ही है ना। अब अगर मैं नेक्स्ट केस बोलो सर। सर ये आपने बताया मतलब जो इलेक्ट्रॉन की लीस्ट एनर्जी है वो -13.6 जूल होती है, ऐसा। तो सर वो मतलब ये वाला इलेक्ट्रॉन है वो अपनी एनर्जी किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर नहीं कर सकता क्या? ये इलेक्ट्रॉन हाँ, एनर्जी लूज करेगा तो कहाँ जाएगा? गड्ढे में थोड़ी गिर जाएगा, सबसे नीचे तो है। अब भाई एनर्जी मिलेगी तो ऊपर जाएगा, और एनर्जी निकलेगी तो नीचे जाएगा। अब नीचे जाने को कुछ है नहीं ना सर। नीचे सर न्यूक्लियस में मिल जाएगा, आपने बोला था ना, जैसे सब इलेक्ट्रॉन्स अगर उनके ऊपर फोर्स नहीं लगा, अपोजिट फोर्स, तो वो न्यूक्लियस में गिर जाएंगे और एटम हाँ, तो खत्म नहीं हो गिरता, जाएगा। नहीं गिरता।
है ना। अब अगर तुम ऐसे पूछोगे तो इनफाइनाइट चीजें हैं, सर ऐसा हो जाए तो, सर ऐसा हो जाए तो, सर को नहीं पता ऐसा हो जाए तो, है ना। ये 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का इलेक्ट्रॉन ना ग्राउंड स्टेट से नीचे की कोई स्टेट नहीं है, दैट इज द लोएस्ट एनर्जी लेवल। तो एनर्जी इसके बाद इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करता, गेन ही करेगा, और वो गेन करने की अपन डिस्कशन कर ही रहे हैं। 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की फोटोन से कुछ नहीं हुआ, 11 से कुछ नहीं हुआ, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इलेक्ट्रॉन से कुछ नहीं हुआ। 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का इलेक्ट्रॉन इससे टकराए, चेक करो कुछ होगा क्या। सर होगा। वो ऊपर वाली लेवल पे आप चला देखो जाएगा। यहाँ पे ध्यान देना कि 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के फोटोन से कुछ नहीं हो रहा था, है ना, ये अपन ने क्रॉस करा था। 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इलेक्ट्रॉन से कुछ होगा क्या, तो यस। क्यों यहाँ पे डिफरेंस आया कि ये फोटोन तो पानी का बलून था, ये पूरी एनर्जी देता या बिल्कुल नहीं देता, पर इलेक्ट्रॉन के साथ वो प्रॉब्लम नहीं है ना। ये इलेक्ट्रॉन ध्यान से देखना, है ना, ये इलेक्ट्रॉन इससे टकराएगा, इसको 10.2 एनर्जी देगा, जिससे इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट में पहुंचेगा, और फिर ये जो इलेक्ट्रॉन टकरा के वापस आएगा, ये वाला, इसके पास 0.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी बच जाएगी, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन है, ये अपनी थोड़ी एनर्जी दूसरे इलेक्ट्रॉन को दे सकता है। यहां ऐसा क्यों नहीं हो रहा था? फोटोन पूरी एनर्जी देता है। क्योंकि फोटोन या तो पूरी एनर्जी देगा या बिल्कुल नहीं देगा। यही अपन ने फोटोन में सबसे पहली चीज पढ़ी थी, मैंने बोला था दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि फोटोन या तो पूरी एनर्जी ट्रांसफर करेगा पैकेट की तरह, या सॉरी बिल्कुल नहीं करेगा। वेयर इलेक्ट्रॉन में क्या है कि 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन के लिए हायर ऑर्बिट में जाना पॉसिबल है क्या? हाँ, 10.2 में ही काम बन जाता है, तो ठीक है, ये 10.2 इसको दी, 0.8 जो बची है इसके पास बच गई। सर आपने बताया था अभी कि सर बोहर मॉडल मतलब एक इलेक्ट्रॉन के लिए एप्लीकेबल होता है, तो सर ये फिर ये दूसरा इलेक्ट्रॉन कैसे इंपोर्ट किया ये हमने इसमें? एटम का इलेक्ट्रॉन तो एक ही है ना बेटा, दूसरा तो बाहर का किसी और का होगा। भाई मैंने तो लाएंगे ना सर। हाँ, एटम में आएंगे और उससे टकराएंगे, पर वो उसका इलेक्ट्रॉन थोड़ी है। तो टकराने के बाद वापस चले आएंगे ना, अंदर जाएंगे हाँ, ही नहीं। टकराया तो वो ऐसा थोड़ी है कि जो मुझसे टकराएगा वो मेरा होके रह जाएगा, ऐसा थोड़ी हो रहा है। उससे टकराएगा और इसको एनर्जी देगा, अगर देना होगी, नहीं देना होगी तो नहीं देगा। अगर दे देगा तो एनर्जी थोड़ी सी मिल गई, एनर्जी ट्रांसफर करी है ना, एनर्जी ट्रांसफर करी, इलेक्ट्रॉन रखना नहीं है उसको, बस उसको एनर्जी दी। कितनी दी? 10.2, क्योंकि उसमें काम बन रहा है अपना, n=2 में जाने को मिल रहा है। इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके यहाँ पहुंचा, वापिस जो बची एनर्जी थी वो लेके इलेक्ट्रॉन बाहर हो गया। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन बचा था उसके पास कोई एनर्जी नहीं थी, ठीक है, वो भी प्रॉब्लम नहीं है। ये जो इलेक्ट्रॉन है इस केस में ग्राउंड स्टेट में है, अब ये एनर्जी अब्सॉर्ब करके सेकंड ऑर्बिट पे पहुंचा, तो चेक एटम में तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, पहुंच जाएगा एनर्जी लेके। यस सर। सर जैसे हाँ आपने बोलो। बताया फिर 10.2 अगर अपन ने इलेक्ट्रॉन एनर्जी दी 10.2, तो फिर इलेक्ट्रॉन तो लौट के आएगा ही नहीं, फिर वहीं पे खत्म हो जाएगा। क्यों? उसके पास 0.8 एनर्जी बची तो है। नो, फिर अगर 10.2 का ही दें तो हाँ, तो नहीं आएगा वापस, वही रह जाएगा, सर और जो एनर्जी उसकी एनर्जी बचती जीरो हो है जाएगी। क्या होगा? 0.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होगा? कुछ नहीं होगा, घूमेगा फिरेगा अपनी एनर्जी जो बची है उसके साथ। सर, तो मतलब सर ये जो 0.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, दिस इज द एनर्जी लेफ्ट। अब तुम बोलो इस 11 का क्या होगा, तो उसको थोड़ी पता था आगे जाके इलेक्ट्रॉन से टकराना है, जैसे इसका कुछ हो गया वैसे इसका कुछ हो जाएगा। सर बच गई एनर्जी। इलेक्ट्रॉन मतलब जरूरत के हिसाब से देता है ना एनर्जी। हाँ, इलेक्ट्रॉन जरूरत के हिसाब से एनर्जी ट्रांसफर करता है। 10.2 में काम बन रहा है तो दे दी, बाकी बची थी रख ली अपनी, है ना। तो ये अपने 4 केसेस हैं। इन चारों केसेस में किस में एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, किस में एनर्जी नहीं हो रही है, ये सबको क्लियर है? यस सर। अगर ये डिफरेंस, हाँ बेटा सर आपने बोला था कि जैसे 10.2 उसने एनर्जी ट्रांसफर करी है इलेक्ट्रॉन ने, तो उसकी एनर्जी पूरी खत्म हो जाएगी, लेकिन फिर वो जो बचेगा जिसने एनर्जी दी है वो तो वहीं रह जाएगा, तो फिर तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे ना। वही रह जाएगा मतलब क्या? एटम में नहीं रह जाएगा,
एटम के बाहर रह जाएगा। अच्छा, यस, थैंक यू। पर तो वो बाहर ये रहने जो के बाद कहाँ जाएगा? क्या? पर जब उसके पास कोई एनर्जी नहीं है और वो बाहर रह गया तो सर उसका फिर क्या होगा? बेटा तुम जो एटम का इलेक्ट्रॉन है उस पे ध्यान दो ना, फालतू की चीजों पे क्यों दिमाग लगा रहे हो? कभी कोई नहीं पूछेगा पढ़ाई बच्चे करो, इलेक्ट्रॉन का IMIS क्या बनो। हुआ। पर तो उससे एटम अनस्टेबल नहीं होगा? बेटा तुमको फिर बोल रहा हूँ सेम चीज कि जो इलेक्ट्रॉन इंपॉर्टेंट है, जो एटम का है, जो पढ़ रहे हो उस पे ध्यान दो। जो बचा इलेक्ट्रॉन है उसका क्या करना है तुमको? सर क्या करना है तुम्हें उसको, है ना? सर ये जो 4 केसेस हैं इनमें अपन जो फोटोन इलेक्ट्रॉन से एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हैं, जहां पर एनर्जी ट्रांसफर हो रही है और जहां पर नहीं हो रही है, ये क्लियर है कि क्यों नहीं हो रही है या क्यों हो रही है? सर इसमें सर आप सर एक बार बस ईपी के दोनों केसेस में डिफरेंस बता देंगे कि क्या था? किसमें? तो सर ईपी के सर फर्स्ट 10 इलेक्ट्रॉन वाले केस में तो सर ईपी वाले में ये ना था। तो किसी भी 2 ऑर्बिट के बीच में, वैसे इलेक्ट्रॉन 1 से है तो कंपेयर 1 से करना है, n = 1 से किसी भी और ऑर्बिट का डिफरेंस 10 या 11 है क्या? नो सर। बस तो कुछ नहीं होगा। केवल वो फोटोन एब्जॉर्ब होंगे जिनका डिफरेंस, जिनकी एनर्जी गैप के बराबर होगी, एग्जैक्ट सेम ऑर्बिट होगी। के एग्जैक्ट सेम होगी, बिल्कुल प्रिसाइजली उतनी ही एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। ओके सर। ठीक है, एग्जैक्ट सेम एनर्जी दोगे, फोटोन स्ट्राइक करवाओगे तो एब्जॉर्ब होगा, नहीं तो नहीं होगा, है ना? ये फिक्स्ड है, यही होता है। इसी को ऑब्जर्व बोल दिया, यही चीज ऑब्जर्व करके तो स्पेक्ट्रम या हाइड्रोजन के एटम ने बोर ने मॉडल बनाया है। उसने यही तो चीज देखी थी कि हाइड्रोजन के एटम पे जब मैं डिफरेंट एनर्जीज के फोटॉन्स को स्ट्राइक कर रहा हूं तो कुछ ही फोटॉन्स एब्जॉर्ब होते हैं, सब नहीं हो जाते। सभी एनर्जी के फोटोन मार के देखे, 10 मारा, 10.2 मारा, 10.5 मारा, 10.6 मारा, 11 मारा, 12 मारा, उसमें से केवल वो फोटोन एब्जॉर्ब हो रहा है जो इन 2 ऑर्बिट के बीच के डिफरेंस के बराबर एनर्जी का है। वेयर इलेक्ट्रॉन के केस में इलेक्ट्रॉन कुछ एब्जॉर्ब होके एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हैं, कुछ एनर्जी बच रही है, कुछ का कुछ नहीं हो रहा है ना? तो दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ कि अच्छा देयर आर लेवल्स जिनके बीच के एनर्जी के बराबर एनर्जी देंगे तो कुछ होगा, नहीं देंगे तो नहीं होगा। Now, one of the energies is enough of this discussion। इसमें हमने ऑलमोस्ट सब कुछ डिस्कस कर लिया 2-3 बार कि अगर ये एनर्जी अपन डिफरेंसेस के बराबर तो करें पर बढ़ाते जाएं। क्या हर एलिमेंट के फर्स्ट ऑर्बिट में, हर एलिमेंट के फर्स्ट ऑर्बिट में -13.6 एनर्जी नहीं होती। फर्स्ट ऑर्बिट में एनर्जी होती है -13.6 इंटू Z² और n1 रख दो। अब Z मैंने हाइड्रोजन एटम लिया था इसलिए 1 लिया है ना? राइट। अगर मैं इसमें एनर्जी 10.2 की जगह 12.09 दूं तो सेम डिस्कशन की इलेक्ट्रॉन 3 में पहुंचेगा, वाया फोटोन दो, वाया इलेक्ट्रॉन दो। 12.75 दूं तो 1 से 4 में पहुंचेगा, वाया फोटोन दो, वाया इलेक्ट्रॉन दो। पर अगर मुझे इलेक्ट्रॉन को इनफाइनाइट ऑर्बिट पे पहुंचाना है तो लॉजिक वही है कि अगर सेकंड में पहुंचाना था तो सेकंड और फर्स्ट का डिफरेंस, थर्ड में पहुंचाना था तो थर्ड और फर्स्ट का डिफरेंस, फोर्थ में पहुंचाना है तो फोर्थ और फर्स्ट का डिफरेंस, इन्फिनिटी पहुंचाना है तो इन्फिनिटी और फर्स्ट का डिफरेंस। अगर इन्फिनिटी पहुंचाना है तो अपन इन्फिनिटी और फर्स्ट के बीच का डिफरेंस है क्या? व्हाट इज इन्फिनिटी एंड फर्स्ट का डिफरेंस? देखो ई इन्फिनिटी कितना? 0 माइनस 13.6। तो देखो डेल्टा ई इन्फिनिटी कॉमा 1 0 माइनस 13.6 इन्फिनिटी की एनर्जी। एक इक्वेशन और लिख लो, पहले एक और चीज लिख लो, ई इन्फिनिटी माइनस E1 दैट इज 0 माइनस 13.6, ये वैल्यू आ गई 13.6। इस एनर्जी से क्या होगा? इस एनर्जी से हम इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से इन्फिनिटी पहुंचा देंगे। इन्फिनिटी पहुंचने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन एटम से बाहर निकल जाएगा, इलेक्ट्रॉन एटम से बाहर निकल जाएगा। कारण इतनी एनर्जी दें तो इलेक्ट्रॉन विल बी आउट ऑफ द एटम, एटम से बाहर निकल जाएगा। और अब मैंने लॉजिक से ही दिया है कि हाँ 13.6 दो का डिफरेंस है
So if you supply electron with 13.6 energy, यहाँ बना देते हैं, इसको 13.6 एनर्जी दोगे तो इलेक्ट्रॉन अगर यहां से यहां पहुंचा 13.6 एनर्जी से पहुंच जाएगा। इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन एटम से बाहर निकला, बिल्कुल उसी तरह से जैसे इलेक्ट्रॉन मेटल से बाहर निकलता था, बिल्कुल वैसे ही जैसे इलेक्ट्रॉन मेटल से बाहर निकलता था। तो अगर इलेक्ट्रॉन बाहर निकला तो इट बी कॉल्ड एज अ फ्री इलेक्ट्रॉन। वो इलेक्ट्रॉन अगर मेटल से बाहर निकला तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन कहलाएगा, जैसे मेटल का इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता था, राइट। बिल्कुल सिमिलर टू अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है बात, कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जैसे वर्क फंक्शन से ज्यादा एनर्जी देके इलेक्ट्रॉन फ्री होता था, वही एनर्जी यहाँ पर 13.6 है। तो यू कैन से हाइड्रोजन एटम का वर्क फंक्शन, दो द कॉन्सेप्ट इज एप्लीकेबल टू मेटल, मेटल्स पे लगाते हैं वर्क फंक्शन का फंडापन, बट हाइड्रोजन एटम का वर्क फंक्शन 13.6 है। इस एनर्जी से इलेक्ट्रॉन कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम द एटम। नाउ ये जो रिमूव करने वाली चीज है इसको हम आयनाइजेशन बोलते हैं। सो बेसिकली व्हाट वी आर डूइंग इज कि हम एनर्जी देके 13.6 एनर्जी देके इलेक्ट्रॉन को एटम से बाहर कर रहे हैं। तो इसको तुम रिएक्शन वाइज लिखोगे, मैं लिख के दिखाता हूँ, तुमने देखी सी रिएक्शन लगेगी वो। कि अगर अपन इसको रिएक्शन की तरह लिखें तो देखो ये आ जाएगा, मेरे पास हाइड्रोजन का एटम था, मैंने उसको एनर्जी दी और उससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। ये H का पार्ट था, इलेक्ट्रॉन कुछ एनर्जी दी वो बाहर निकल गया। अब बाहर निकला तो ये जो H प्लस बना, तो पहले एटम था, अब क्या बन गया? आयन। तो दिस इज आयनाइजेशन। इट इज अ प्रोसेस जिसमें अपन इलेक्ट्रॉन को एटम से बाहर निकालते हैं। अब इसके बाद क्या होगा अभी बता रहा हूँ, पहले ध्यान से सीख लो। सो आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या हुआ? व्हाट इज दिस आयनाइजेशन एनर्जी? आयनाइजेशन एनर्जी पहली डेफिनेशन लिख रहे हैं अपन, ऐसी और लिखेंगे। क्या हो गई डेफिनेशन? इट इज एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव an electron from ground state of an isolated gas atom। ये आइसोलेटेड गैस एटम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट तो है पर नहीं भी देखोगे तो समझ कोई प्रॉब्लम नहीं है। एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट ऑफ एन एटम। ग्राउंड स्टेट यानी n इक्वल टू 1 से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी देना होती है इज आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन समझ आई? आइसोलेटेड के बाद क्या लिखा है? आइसोलेटेड गैस एटम। सर हाँ सर, यहाँ पर आयनाइजेशन एनर्जी 13.6 है। 13.6 इंटू जेड स्क्वायर होती है, पर हाँ यहाँ 13.6 है। यस सर। राइट, नेक्स्ट सर अपन तो वो डायग्राम मतलब यूज कर लेंगे। ये डायग्राम में हटा रहा हूँ। हाइड्रोजन में तो इलेक्ट्रॉन है वो फोटोन से हमेशा 13.6 ही एब्जॉर्ब करेगा ना, क्योंकि अभी बता रहा हूँ, जस्ट वेट। ना अगर अपन ये आयनाइजेशन एनर्जी कैलकुलेट करना चाहें, चलो मैं ये डायग्राम हटा रहा हूँ, अपन बाकी काम उस डायग्राम में करेंगे। तो आयनाइजेशन एनर्जी इज, अगर मुझे इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से बाहर निकालना है, बाहर निकालने का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन के लिए छोटा ऑर्बिट होगा 1 और जो बड़ा ऑर्बिट है वो क्या होगा? इन्फिनिटी। एक बार डेल्टा ई के फॉर्मूले में ये चीजें रखो, 13.6 जेड स्क्वायर 1/n1 क्या है? 1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 क्या है? इन्फिनिटी का स्क्वायर। 1/∞ 0, 1/1 इज 1। तो ये एनर्जी डेल्टा ई ना कहला के आयनाइजेशन एनर्जी कहलाएगी, विच मीन्स दिस इज 13.6। एक एटम के लिए जिस पर बोर्स मॉडल यू कैन अप्लाई, आयनाइजेशन एनर्जी 13.6 जेड स्क्वायर। हाइड्रोजन के लिए जेड क्या होता है? 1 मतलब इसकी आयनाइजेशन एनर्जी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, राइट? सर एक ही इलेक्ट्रॉन कर सकते हैं। ऐसा होता है कि जस्ट
ऐसी सुनने की बात है कि अगर अपन बोले कि अगर एटम में ज्यादा इलेक्ट्रॉन हुए तो एक एक करके जब इलेक्ट्रॉन को निकालते हो तो वो अलग अलग आयनाइजेशन एनर्जीज हो जाती हैं। पहला इलेक्ट्रॉन निकाला उसको बोलेंगे आयनाइजेशन एनर्जी 1, पहले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। दूसरा निकाला I2, तीसरा निकाला I3। वो चीज यहाँ पर क्यों नहीं पढ़ते? क्योंकि यहाँ पर एटम में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन, एक ही है, तो एक ही है, तो वो आयनाइजेशन एनर्जी इज द थिंग, बस यही है ना। सो इस एनर्जी से अपन इलेक्ट्रॉन को एटम के बाहर कर सकते हैं, इस एनर्जी से अपन इलेक्ट्रॉन को एटम के बाहर कर सकते हैं। इसके एनर्जी को देने के बाद, जैसे हाइड्रोजन में दिस वैल्यू इज 13.6, ये एनर्जी देने से इलेक्ट्रॉन एटम से बाहर निकलेगा, विच मीन्स कि इलेक्ट्रॉन 1 से इंफिनिटी पहुंचेगा। अब जब एक बार इलेक्ट्रॉन इंफिनिटी पहुंचा तो वो एटम का पार्ट नहीं है, वो तो बाहर निकल गया, वो तो एक इंडिपेंडेंट इलेक्ट्रॉन है। उस इलेक्ट्रॉन को तुम जितनी चाहे और एनर्जी दे सकते हो, जब तक वो एटम का पार्ट है उसकी एनर्जी हर जगह फिक्स है। वो हॉस्टल में रहता है एक तरह से, सब कुछ उसको वार्डन के हिसाब से करना पड़ेगा। और एक बार एनर्जी मिली और फिर उसका बस क्या है, मतलब उड़ जाएगा वो तो अगर 13.6 से ज्यादा एनर्जी दोगे, 13.6 से ज्यादा एनर्जी दोगे, दैट वुड मीन कि उसको तुम उससे ज्यादा कितनी भी एनर्जी दे सकते हो। देखना ध्यान से कि अगर अपन इस केसेस में, इन केसेस में दो केसेस और लिख दें, विच आर EP इक्वल 14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, E ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक 14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का इलेक्ट्रॉन भी मार के देख लो। तो इन दो केसेस में देखो क्या होगा, 14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन एब्जॉर्ब होगा क्या? नो सर। देखो अगर ये एनर्जी, ध्यान से देखना, अगर ये एनर्जी आयनाइजेशन एनर्जी से ज्यादा है तो वो हमेशा एब्जॉर्ब होती है। क्या होगा, 14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन मारोगे, वो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा। इस 14 में से 13.6 से क्या होगा, बाहर हो जाएगा। बाहर हो जाएगा, बची 0.4 काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी। अच्छा, उसके बाद एक्स्ट्रा बच जाएगी सर। एक्स्ट्रा बची, पर इंपॉर्टेंट कि वो क्योंकि इंफिनिटी पहुंचा तो वो बाहर होके इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी उसकी बदल सकती है। उसके पास Ke इक्वल्स काइनेटिक एनर्जी इक्वल 0.4 हो सकती है। अगर तुम 11 देते तो वो 10.2 लेके बाकी 0.8 नहीं रख सकता था क्योंकि वो एटम में था। और यहाँ पर क्या है कि वो एटम से फ्री हो गया। अब फ्री हो गया तो कितनी भी काइनेटिक एनर्जी हो, तो 14 से नहीं, तुम तो 24 मारो, 24 मारोगे तो उसके पास 10.4 काइनेटिक एनर्जी होगी, बिकॉज इलेक्ट्रॉन एटम से फ्री हो गया है। बात आ रही है समझ में? 14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इलेक्ट्रॉन से क्या होगा, ये तो वैसे भी आधी अधूरी एनर्जी दे ही देता था। तो 14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का इलेक्ट्रॉन मारोगे, 13.6 से फ्री हो जाएगा, 13.6 से वो फ्री हो जाएगा। और इस इलेक्ट्रॉन की जितनी श्रद्धा हुई, बोला पूरी ले ले भाई, पूरी ले लेगा तो इस पे नहीं बचेगी, इस पे 0.4 बच जाएगी। बोला नहीं 13.6 से काम करना है, उतनी तू ले ले, बाकी 0.4 में रखूंगा, तो इसके पास 0.4 बच जाएगी, वो आयनाइज हो जाएगा। सर फोटोन का भी बताना सर एक बार। फोटोन अगर 14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी ट्रांसफर करता है तो तुमको चेक बस ये करना है कि ये एनर्जी इसकी आयनाइजेशन एनर्जी से ज्यादा है क्या। यस सर। तो बस ये एब्जॉर्ब होगी, जितनी भी आयनाइजेशन एनर्जी है उसके अलावा जो बची एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी। सर डेल्टा ई एट टू स्क्वायर माइनस n1 स्क्वायर होगा, n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर। अगर हम इस फॉर्मूले पे ध्यान दें तो केवल n1 n2 को बदलने से एनर्जी नेगेटिव पॉजिटिव होती है। तुम तो वो वैल्यू लो जिससे पॉजिटिव आ जाए, दिमाग मत लगाओ, मतलब दिमाग लगाओ, सॉरी आई एम सॉरी, दिमाग लगाओ, पर ऐसे कि ये पॉजिटिव लाना है, हमें नहीं फर्क पड़ता। नेगेटिव आती भाई, अगर तुमने उल्टा रखा और वैल्यू नेगेटिव आई तो समझ लो ना कि हाँ होगी पॉजिटिव, हमने उल्टी रखी होगी वैल्यू, इतनी बड़ी चीज नहीं है वो, है ना। इट इज n1 माइनस n2 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, वही होता है ये। सर ये इलेक्ट्रॉन के केस में बता दो ना सर, 14 इलेक्ट्रॉन्स अगर जाएंगे तो 14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का इलेक्ट्रॉन है तो इट डिपेंड्स ऑन कि क्वेश्चन में क्या बोला है। हाँ सर। इसमें क्वेश्चन में आइसोलेटेड गैस, बेटा गैस,
हाँ 14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन होगी भाई कितनी एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है कितनी नहीं कर रहा। इलेक्ट्रॉन के केस में क्या है कि ये जो एनर्जी है इसमें 10.2 से ज्यादा हो बस, उसके बाद से कुछ भी हो सकता है उसके साथ। 10.2 से देखो 10.2 से कम में कुछ नहीं हो रहा था, यहाँ क्रॉस था है ना। हाँ सर 10.2 से कम में कुछ, 10.2 से ज्यादा तो बहुत ऑप्शन है। 10.2 से 1 से 2 जा सकता है, 12.09 से 3 जा सकता है, 12.75 से 4 जा सकता है। तो इस एनर्जी में तो ना बहुत ऑप्शन है, जहां मन करेगा वहां चले जाएंगे, ऑप्शन ही ऑप्शन है ना, क्योंकि एनर्जी कितनी भी ले लो। पर इलेक्ट्रॉन में एक्चुअली पॉइंट यही आता है 10.2 इज द इम्पोर्टेंट। उससे कम एनर्जी में कुछ नहीं होता, उससे ज्यादा तो कितनी भी दे दो सब चलेगी। फोटोन में थोड़ा सा अलग है, फोटोन में द एनर्जी शुड बी अगर 13.6 से कम, अगर आयनाइजेशन एनर्जी से कम तो डिफरेंस के बराबर, एग्जैक्ट डिफरेंस के बराबर, और अगर 13.6 से ज्यादा तो फिर कुछ भी चलेगी। सर हाँ बेटा। सर जैसे 14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का सर ये इलेक्ट्रॉन मारा अपन ने, तो फिर उससे सर इंफिनिटी पे निकलने के बाद फिर जो एनर्जी बची फिर वो दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन जिसने एनर्जी दी थी उसी के पास रहेगी ना। तुम क्या चाहते हो किसके पास रहे? सर वो तो इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है फिर। हाँ तो तुम सोचो ना, मान लो तुम इलेक्ट्रॉन होते तो तुम क्या चाहते हो, इस इलेक्ट्रॉन पे रहे या इस पे रहे? सर जो पहले जिसने दी है उस पे ही रहेगी ना। अब ठीक है उस पे रख दो। सर इलेक्ट्रॉन तो लो एनर्जी रहता है ना। इट इज लाइक कोई जरूरत नहीं है ना ट्रांसफर करने की, ट्रांसफर कर दे तो भी चलेगा, नहीं करे तो भी चलेगा, बिकॉज बोथ ऑफ देम आर इलेक्ट्रॉन और दोनों फ्री है। अगर 13.6 से ज्यादा एनर्जी है तो दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों फ्री, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। पर अगर अपन फोटोन की बात करें तो देयर इज अ डिफरेंस, तो इलेक्ट्रॉन में इतना फर्क नहीं पड़ रहा एक्चुअली में। यस सर। बोलो। क्वेश्चन होता है सर सर फोटोन में सर ऐसा है ना सर, देगा तो पूरी एनर्जी देगा, नहीं तो नहीं देगा सर। सर एंड सर इलेक्ट्रॉन सर दे के वापस आ जाएगा। सर ये आयनाइजेशन एनर्जी से जितनी एक्स्ट्रा होगी वो सब काइनेटिक होगी। काइनेटिक एनर्जी होगी, बची हुई एनर्जी सब काइनेटिक है। सर आइसोलेटेड गैस क्या है? आइसोलेटेड गैसेस एटम इसलिए कि कभी अगर वो एटम किसी और एटम के साथ अटैच्ड हुआ, अगर वो मॉलिक्यूल हुआ लेट से, तो मॉलिक्यूल में अपन ये काम नहीं कर पाते। आयनाइजेशन इज ओनली पॉसिबल इन एटम्स। उस केस में अपन को थोड़ी एनर्जी उसके बॉन्ड को तोड़ने में देनी पड़ जाती है। अगर वो किसी मॉलिक्यूल के फॉर्म में हुआ तो पहले उसको आइसोलेट करो और फिर अपन उसको आयनाइज करो। तो इसमें हम बोल रहे हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी तो बस आइसोलेटेड का इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए वाली एनर्जी है। ऐसा नहीं कि तुमने बोला अच्छा अगर गैस ना होकर सॉलिड हुआ, पहले गैस बनाओ और उसमें जो एनर्जी लगेगी ना वो आयनाइजेशन एनर्जी का पार्ट नहीं है। आयनाइजेशन एनर्जी सिंपल एक अकेला गैसियस एटम एनर्जी दो और वो आयनाइज हो जाए, वो आयनाइजेशन एनर्जी है। सर हाँ बेटा। सर वो आपने जो आयनाइजेशन एनर्जी लिखी है उसमें ग्राउंड स्टेट लिखा है, तो कंपलसरी वो ग्राउंड स्टेट में होना चाहिए, नहीं तो कंपलसरी है। अगर वो ग्राउंड स्टेट नहीं हुई तो उसको अपन और दूसरी एनर्जी नाम देंगे, कल पढ़ेंगे उसको अपन। और सेकंड में नहीं होनी चाहिए, सेकंड थर्ड में फोर्थ वो में। कोई भी और एनर्जी हुई, अगर कोई भी और स्टेट हुई ग्राउंड के अलावा तो उसको अपन सेपरेशन एनर्जी बोलते हैं। मैं कल पढ़ाऊंगा वो। लेकिन हमने लास्ट ईयर पढ़ा था कि आयनाइजेशन एनर्जी 1 होती है, 2 होती है, 3 होती है, तो वो कैसे? अगर इलेक्ट्रॉन एक से ज्यादा हुए तो, बोर मॉडल में तो होते नहीं है, जब नहीं होते तो छोड़ो। सर इसमें ऐसा नहीं हो सकता कि एक इलेक्ट्रॉन आके 10.2 एनर्जी दे दे, फिर दूसरा आके उससे ज्यादा दे दे, मतलब जिससे वो थर्ड उसमें चले जाए, फिर तीसरा आके उससे ज्यादा दे दे? नहीं होता। इलेक्ट्रॉन केवल ग्राउंड स्टेट में ही एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। हायर ऑर्बिट में उसके लिए एनर्जी एब्जॉर्ब करना पॉसिबल नहीं होता। पर जो मैं एक्सप्लेन करूंगा क्यों नहीं होता। पर ग्राउंड सर एक स्टेट बार में LHS वाला फॉर्मूला बता दीजिए सर। क्या सर LH साइड का फॉर्मूला बता दीजिए सर। LH साइड जो लिखा है सर, LH साइड सर डेल्टा ई सर 13.6 Z का स्क्वायर एंड सर ये ब्रैकेट में सर ये क्या था फॉर्मूले में, यहाँ जो फॉर्मूला लिखा था उसमें क्या था? यहाँ पे
नोट्स में लिखा नहीं लिखा? सर उसमें था सर ब्रैकेट में सर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n1 स्क्वायर। 1/n1 माइनस 1/n स्क्वायर तो 0 होता है। क्या था उसमें ब्रैकेट में? सर n2 होगा सर, n2 होगा कि था? होगा। था सर। था। तो n1 क्या होता है? सर उससे फर्स्ट ऑर्बिट रहता है सर। नहीं होता फर्स्ट ऑर्बिट तो। n1 होता है छोटा ऑर्बिट। जो 2 ऑर्बिट है मतलब जिनके सर बीच में न्यूक्लियस तुम के पास डिफरेंस होता है सर। निकाल रहे हो, उसका उसमें से छोटा ऑर्बिट। यस सर, छोटा और ऑर्बिट। n2 सर इन्फिनिटी सर। या वो सर तो उसके यहाँ बाद बोर्ड पे वाला सर। लिखा है। सर उसके बाद वाला सर। क्लास उससे नोट्स बड़ा, बना रहे हो उससे कि नहीं बड़ा बना ऑर्बिट रहे? सर n2। क्लास नोट्स बना रहे हो कि नहीं? यस सर। बना रहे हैं। तो अपने नोट्स में पढ़ो क्या लिखा है n1 के आगे। ग्राउंड स्टेट का इलेक्ट्रॉन। यस सर, ग्राउंड शांत स्टेट। रहो, बाकी लोग उससे बात कर रहा हूँ ना मैं। यस सर, ग्राउंड शांत रहो। स्टेट लिखा है सर। कहाँ लिखा है? यहाँ पर मैंने बोर्ड पर ध्यान है मुझे, n1 के आगे एक लाइन लिखी थी, n2 के आगे एक लाइन लिखी थी। क्या लिखी थी? सर n1 के साथ लिखी थी सर अपन ने हायर ऑर्बिट, और n2 की लिखी थी हायर ऑर्बिट, और n1 की लिखी थी लोअर ऑर्बिट। n1 होता है छोटा ऑर्बिट जो इस केस में 1 है, यस n2 सर। हायर ऑर्बिट जो इन्फिनिटी है। n1 की जगह 1, n2 की जगह इन्फिनिटी। तो ये यस वैल्यू आ गई। सर जो ये आयनाइजेशन एनर्जी का फॉर्मूला लिखा है सर, सिर्फ यहीं पे वैलिड है ना, क्योंकि सर यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। सर बाकी आयनाइजेशन एनर्जी का फॉर्मूला अलग होता है। ये तो है ही, बाकी देख लेंगे फिर। पर ये तो सिर्फ उनके लिए है ना जिनमें 1 इलेक्ट्रॉन हो। अभी तुम ऐसे मान लो कि तुम्हारे लिए हर एटम में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि वही होगा। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे नए नए फॉर्मूले आते रहेंगे, पढ़ते जाना। पर तुम बात सही बोल लो कि हाँ एक इलेक्ट्रॉन पर ही ये एप्लीकेबल है। चलो सर हाँ बेटा। जो इसके फर्स्ट ऑर्बिट में इसके पास एनर्जी होगी वही इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी होगी ना, इसका मतलब? बिल्कुल वही है नहीं। वही उसका पॉजिटिव हो जाएगा। हाँ वहां पर एनर्जी फर्स्ट ऑर्बिट पर नेगेटिव है, और ये अपनी एनर्जी वही एनर्जी बस प्लस साइन के साथ है। ओके सर, थैंक यू सर। सर अगर फोटोन 13.5 का हुआ तो भी नहीं लेगा क्या? 13.5 का फोटोन हुआ तो 13.5 तुम चेक करके निकालना, किसी 2 ऑर्बिट के बीच का डिफरेंस होता है क्या फर्स्ट और किसी ऑर्बिट के बीच का? होना चाहिए, होना चाहिए। अगर होता है तो ऑब्जर्व हो जाएगा। एनी एनर्जी विच इज द डिफरेंस बिटवीन 2 ऑर्बिट्स, एक कोई ऑर्बिट हायर ऑर्बिट और ग्राउंड स्टेट कैन बी एब्जॉर्ब्ड। तो अगर वो है तो एब्जॉर्ब हो जाएगी, नहीं है तो नहीं होगी। अपन ऐसे सारी एनर्जी याद करते थोड़ी बैठेंगे। ऐसे में तो दिमाग खराब हो जाएगा। हाँ सर। नहीं करना ना अपन को, क्यों करेंगे अपन? ये हाइड्रोजन की जैसे आपने क्या फर्स्ट 4 तक याद करनी है क्या फिर? क्योंकि मल्टीप्लायर वो करके निकाल लेंगे एनर्जीज। हाइड्रोजन की याद करनी है क्या फर्स्ट से 4 तक? 4 जो तक आपने तो याद जैसे कल करना ही टेबल है। बनवाई थी वैसे 4 तक तो याद करना ही है एटलीस्ट, उससे क्वेश्चन फास्ट होते हैं। सर वो तो सर हो गई सर याद। चलो ऑल राइट, कल अपन डिस्कस करते हैं। बिगनर बॉक्स 2 में क्वेश्चन 1 से 15 करना है ना? ओके सर। बिगनर बॉक्स 2 क्वेश्चन 1 से 15 है ना? कल